तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है हमारे डेली क्राइम के आज के एपिसोड में। आज का एपिसोड आपके लिए होने वाला है बेहद खास, क्योंकि आज हम जिसकी बात करेंगे वो एक ऐसे नेता की कहानी है जो अपने माफिया के साम्राज्य में रहते हुए जिसने 5 बार विधायक और 1 बार सांसद बनने तक का सफ़र तय किया। जी हाँ, आज हम बात करेंगे माफिया अतीक अहमद की। तो शुरुआत करते हैं कहानी की यहाँ से कि जहाँ कितनी सोचने वाली बात है कि कहाँ एक तांगा चलाने वाला अपने घर परिवार का भरण पोषण ईमानदारी के साथ करता था और उसी परिवार में पल रहा एक बच्चा आगे चलकर पूरे इलाहाबाद का सरदार बन जाएगा, या कोई सोच भी नहीं सकता था। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के विख्यात माफिया अतीक अहमद की, जिसकी चर्चा आज महीनों से हर घर में, हर टीवी चैनल पे, हर गली चौराहे पर हो रही है। तो आइए आज उसी की ज़िंदगी की एक ऐसी घटना की बात करेंगे जिसने फिर उस घटना के बाद जिससे फिर कभी अतीक अहमद उबर ही नहीं पाया, या यूं कहा जाए कि कभी उसको उबरने का मौका ही नहीं मिला। बात कर रहे हैं प्रयागराज के मदरसा कांड की, जिसे जिले का शायद ही कोई शख्स भूला हो। इस एक घटना ने पूरे प्रदेश सहित जिले को हिला कर रख दिया था। इस घटना में अतीक से जुड़े लोगों का नाम आने के बाद पूर्व सांसद अतीक अहमद की छवि को गहरा धक्का लगा और उसके बाद उन्होंने अपने खुद के गुट का विश्वास तक खो दिया था। और जहां तक बात की जाए चुनावों की, तो इसके बाद फिर वो कभी कोई चुनाव ही नहीं जीत सके। बात 17 जनवरी 2007 की है, जब सारा शहर सुकून की नींद सो रहा था। तब इलाहाबाद के करेली से बाहर एक मदरसे में 3 बंदूकधारी घुसे और लड़कियों के हॉस्टल में घुस गए। लड़कियों को सामने खड़ा किया गया और उनके नकाब तक उतरवाए गए। इसके बाद उनमें से ही 2 नाबालिग लड़कियों को हैवान बदमाश उठा ले गए। उसी मदरसे के बगल एक नदी थी, जिसके किनारे रात भर दरिंदों ने दोनों लड़कियों के साथ जाती की और सुबह होने से पहले ही उन दोनों घायल लड़कियों को मदरसे के दरवाजे पर ही फेंक कर भाग गए। इस घटना ने प्रदेश की राजनीति में भूचाल सा ला दिया। इस दुर्दांत घटना की वजह से तत्कालीन सपा सरकार बैकफुट पर आ गई थी। यह पहली घटना थी जिसमें अतीक ने अपने ही लोगों का मान सम्मान और समर्थन खो दिया था। पुलिस ने इस कांड में 5 रिक्शे वालों और दर्जी का काम करने वालों को पकड़ा था, जिन्हें बाद में अदालत से राहत भी मिल गई। उन लोगों ने पुलिस पर फर्जी फंसाने का आरोप लगाते हुए घटना में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया था। फिर भी ये सवाल आज भी जिंदा है कि अगर वे असली आरोपी नहीं थे तो इस कांड को अंजाम किसने दिया था। आपको बता दें कि मदरसा करेली के बाहरी इलाके महमूदाबाद में था और इस मदरसे का संचालक वाराणसी बम धमाके के आरोपी वसीउल्लाह का भाई वलीउल्लाह था। इलाहाबाद और आसपास के गरीब घरों की तमाम लड़कियां इसी मदरसे में रहकर पढ़ाई किया करती थी। 17 जनवरी देर रात हॉस्टल के दरवाजे पर एक दस्तक होती है। अमूमन देर रात हॉस्टल में कोई आता जाता नहीं। जब अंदर बैठे गार्ड ने पूछा तो एक धमकी भरी आवाज़ में कहा गया कि तुरंत दरवाज़ा खोलो, नहीं तो गोली मार दी जाएगी। इतने में गार्ड डर गए और उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुला तो सामने 3 बंदूकधारी खड़े थे। तीनों बंदूक लहराते हुए, धमकियां देते हुए सीधा हॉस्टल के अंदर घुस गए, जहां लड़कियां एक हॉल में सो रही थी। धमकी और गाली गलौज के साथ लड़कियों से कहा गया कि वे अपने अपने नकाब खोल दें। अब सामने मौत खड़ी देखकर बेबस लड़कियों के सामने और कोई चारा नहीं था। बंदूकधारी दरिंदों ने उनमें से 2 नाबालिग लड़कियों को चुना और अपने साथ ले जाने लगे। लड़कियां हैवानों के पैरों में गिड़गिड़ाई और रहम की भीख मांगने लगी, लेकिन उन शैतानों का दिल उनकी रहम की भीख से नहीं पसीजा। वे दोनों लड़कियों को उठा ले गए। बाहर उनके साथ 2 लोग और भी शामिल हो गए। कुल 5 लोगों ने आगे नदी के किनारे उन दोनों लड़कियों के साथ कई बार दुष्कर्म किया। दोनों लड़कियां सुबह होने से पहले लहूलुहान हालत में मदरसे के दरवाजे पर मिली और वे बदमाश देखते ही देखते वहां से भाग निकले। अगले दिन इस शर्मनाक कांड को सत्ताधारियों द्वारा छिपाने की पुरजोर कोशिश की गई, जिसके मद्देनजर पुलिस ने सिर्फ छेड़खानी की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। लेकिन अगले दिन अखबारों में छपने के बाद पूरे पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। पुलिस ने इस मामले में आनन फानन में गैंग रेप समेत कई संगीन धाराओं में एफआईआर दर्ज की।
पुलिस की लापरवाही साफ दिख रही थी। इस कांड में कहा जाता है कि अशरफ के गुर्गों के शामिल होने के आरोप लग रहे थे। 2 दिन बाद बसपा प्रमुख मायावती ने लखनऊ से ही ऐलान कर दिया कि इस कांड में सत्ता से जुड़े कुछ नेता और उनके गुर्गे शामिल हैं। उनकी सरकार आई तो वे गंभीर मामले की सीबीआई जांच कराएंगी। इसके बाद प्रदेश में जगह जगह धरना प्रदर्शन होने लगे, लोग जुलूस निकालने लगे, जिसकी वजह से अब सपा सरकार, जो कि उस समय सत्ताधारी सरकार थी, पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई। आनन फानन में पुलिस ने इस कांड का खुलासा करते हुए करेली के इखलाक अहमद और नौशाद अहमद समेत 5 लोगों को गिरफ्तारी दिखा दी। पांचों रिक्शा चलाने और दर्जी का काम करते थे। पुलिस के खुलासे पर चारों तरफ सवाल उठे, लेकिन उन्हें जेल भेज दिया गया। हालांकि बाद में सभी छूट भी गए। उन्होंने बाहर आकर बताया कि पुलिस ने ज़बरदस्ती दबाव डालकर उनसे इस कांड में शामिल होने का बयान लिया था। घटना में शामिल लोगों को आज तक पुलिस नहीं पकड़ सकी है। इस कांड से सपा सरकार की इतनी किरकिरी हुई थी कि इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बसपा प्रमुख मायावती खुद इलाहाबाद आई थी। 85 गाड़ियों का काफिला लेकर वे सीधे मदरसा पहुंची और उन्होंने अतीक के गुर्गों पर सीधे आरोप लगाए थे। बसपा प्रमुख ने सत्ता में आने पर सीबीआई जांच की भी बात कही थी। सिर्फ बसपा ही नहीं, कांग्रेस भी काफी आक्रामक थी। सामाजिक संगठन प्रदेश स्तर पर विरोध कर रहे थे। बैकफुट पर आई सपा ने वरिष्ठ नेता अहमद हसन को यहां भेजा। उन्होंने लड़कियों के घर वालों को 5-5 लाख रुपए चेक देने चाहे, लेकिन उन्होंने पैसे लेने से साफ इनकार कर दिया। बसपा सरकार बनने के बाद इस कांड की जांच के लिए सीबीआई की जांच की संस्तुति की गई थी। सीबीआई की टीम यहां आकर एफआईआर समेत अन्य कागजातों को ले गई, लेकिन किसी तरह की कोई जांच नहीं की गई। बाद में सीबीआई ने इस कांड को सीबीआई के स्तर का ना मानते हुए जांच से इनकार कर दिया। इसके बाद मामला सीबीसीआईडी को सौंप दिया गया था, लेकिन इस कांड के असली गुनाहगार आज तक नहीं पकड़े गए। के समय करेली के थानेदार राजेश कुमार सिंह थे। राजेश और अतीक के बीच 60 गांठ की खबरों के बीच एसएसपी बीडी पॉल्सन ने एसओ राजेश सिंह को तुरंत ही पद मुक्त करते हुए सस्पेंड कर दिया था। राजेश पर आरोप था कि गैंग रेप की सूचना के बाद भी उन्होंने पहली एफआईआर सिर्फ छेड़खानी की दर्ज की थी। वो तो जनता का बहुत दबाव पड़ने पर गैंग रेप की रिपोर्ट दर्ज की गई। अतीक अहमद के प्रभाव में मदरसा कांड का बहुत बड़ा योगदान है। जांच में अतीक और अशरफ की सीधी भूमिका का तो नहीं पता चला था, लेकिन पुलिस सूत्रों ने बताया था कि असली गुनहगारों को बचाने में अशरफ ने अपने पूरे रसूख का इस्तेमाल किया था। शहर का यह एक ऐसा कांड था जिसके बाद अतीक या उसके परिवार के किसी शख्स ने कोई भी चुनाव नहीं जीता। इस कांड में अतीक अपने लोगों का ही मान सम्मान और समर्थन पूरी तरह से खो बैठा था। कहा तो ऐसा भी जाता है कि किसी के खोए हुए मान और सम्मान को बचाने के लिए सपा सरकार ने उसको सांसद तक बनाया, लेकिन अतीक अपनी छवि को सुधार पाए और आखिरकार मुकदमों की सुनवाई में अतीक अहमद की गिरफ्तारी 2015 में हो जाती है। एक तरह से कहा जाए तो ये वही साल था जहां से अतीक अहमद के बर्बाद होने का सिलसिला शुरू हो जाता है। सूबे की सरकार ने अतीक अहमद को माफिया घोषित करते हुए उसकी संपत्तियों को जब्त करना शुरू कर दिया और जितनी भी अवैध संपत्ति थी उन पर बुलडोजर चलाया। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है जब अतीक अहमद के गुर्गों ने देखा कि शहर में अब उनका प्रभाव कम हो रहा है, तो उन्होंने राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल के हत्याकांड को अंजाम दिया, जिसने कि अतीक अहमद की जिंदगी का एक अलग ही रूप कर दिया। इसी हत्याकांड में अतीक अहमद का बेटा असद कानून की नज़रों में आया और एक एनकाउंटर में मारा गया। अभी असद को मरे हुए 2 दिन भी नहीं बीते थे कि अतीक और अशरफ को मेडिकल की जांच में ले जाते हुए पुलिस वालों की मौजूदगी में 3 युवकों ने अतीक और अशरफ पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर मौत के घाट उतार दिया। इस घटना ने कहीं न कहीं पुरानी कहावत को भी साबित कर दिया कि जो जैसा करता है वो वैसा पाता भी है। लेकिन आपको यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि हत्यारों से हमारी कोई सहानुभूति नहीं है, क्योंकि उन्होंने संविधान के उलट पुलिस की कस्टडी में रहे अपराधियों की हत्या कर दी। उम्मीद है कि न्यायालय द्वारा उन दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।